नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। एटीवी न्यूज़ इंडिया की खास सीरीज रिपोर्टिंग विद रिपोर्टर्स में आज हमारे साथ है परी जी। परी जी को 2 फेलोशिप मिली हुई है इम्पल्स एनजीओ से और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से, और ये ठीक है। तहलका के लिए भी लिखती हैं, जो कि तहलका वही वाला तहलका मैं आपको याद दिला दूं जो तहलका मचाता रहा था। एक समय था जब तहलका बहुत तहलका मचा रहा था, और उसके लिए भी ये लिखती रहती हैं। क्योंकि लिखती हैं, क्योंकि ये रिपोर्टर हैं और इनकी खासियत है कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा यकीन रखती हैं। तो परी जी, पहले मुझे बताइए कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत मुश्किल से हमने आपको ट्रैक डाउन करा है, कोई हमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिला है। तो मुझे ये थैंक यू, बताइए माय परी जी, प्लेजर। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बड़ा ही फैंसी सा वर्ड है जिसको आजकल का मीडिया ज्यादा यूज नहीं करता। वो एक्चुअली है क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? वेल, आपने सही बोला। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है बहुत फैंसी सा वर्ड है। बहुत जो न्यू भी जर्नलिस्ट का है, जिसको अब जो नए नए जर्नलिस्ट जब निकलते हैं या फिर जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मानो कोई बहुत, जिसको भी पूछो आप क्या करते हो, आप मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, तो उनको लगता है वाह, इतना एडवेंचर होगा, इतना एंटरटेनिंग होगा, इतना रोमांचक होगा। पर मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कोई रोडीज का शो नहीं है जहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको कोई एडवेंचर नहीं है। ये इसमें बहुत रिस्क है आपकी लाइफ का। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने के लिए आपको 3 चीजों की बहुत मतलब जरूरत है। इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी जर्नलिस्ट टू डू इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। वो पहला चीज है कि आपके राइट स्किल होने चाहिए। ओके, आपकी राइट स्किल होने चाहिए। एंड वो स्किल कहाँ से आएगी? आपकी ट्रेनिंग से आएगी। तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। अब ट्रेनिंग कौन देगा? मेंटर। तो मेंटरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 चीजें जो है, स्किल, राइट स्किल, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग, इसके बिना मुझे लगता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो नहीं सकता है। बिकॉज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने से आपके पास कोई स्टोरी आइडिया है, और आप क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। तो जैसे आपके पास कोई एक स्टोरी आइडिया है, आप काफी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च के अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि आप स्टोरी को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, फादर इसको कैसे डिग आउट करेंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। पहली बात तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, हम जैसे जो सब्जेक्ट को लोग टच नहीं करते, अनटच इश्यूज होते हैं सोसाइटी के, जैसे मान लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं इसको काफी क्लोजली 7 years हो गया अभी मैं इसको इस पे रिपोर्टिंग कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। बेसिकली ज्यादा रिपोर्ट मेरी आई नहीं क्योंकि 2 साल से मैं रिसर्च कर रही हूँ 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो फेलोशिप में मुझे मिली है। जैसे आपने कहा, एक है इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क, सेकंड थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन। तो रिसर्च करने, आपके पास तो मटेरियल आ गया रिसर्च करने के लिए, लेकिन आप उसको कैसे करेंगे? आपको जो जैसे कॉइन का 2 साइड होता है, आपको दोनों साइड इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। जो जो इम्पोर्टेंट की प्लेयर्स होता है उनके साथ इंफॉर्मेशन आपको, जो आपके सोर्स होते हैं, आपके सोर्स को भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्रॉस चेक करना जरूरी है। देन सोर्स की जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सोर्स, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में अपनी सोर्स की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते, बिकॉज यू वांट टू ब्रिंग आउट अ रिपोर्ट जो दुनिया में तहलका मचा दे या फिर आपका नाम ले आए, लेकिन नॉट एट द स्टेक ऑफ समबडीज, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीबॉडीज लाइफ। यू हैव टू मेंटेन। तो आई थिंक एक राइट ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। ये अपार्ट फ्रॉम आपका विल, आप में वो पैशन होना चाहिए, एंड यू हैव टू हैव अ काम माइंड ऑल्सो। ये नहीं कि बहुत जोश है तो जोश इज गुड, passion is important, but you need to also have a calm mind to think. So, and I think all those skills comes from thorough training and mentoring. बहुत लोग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग, जैसे मेरे कुछ आई नो फ्यू जर्नलिस्ट जिनके पास काफी अच्छे स्टोरी आइडियाज है। वो रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था ट्रैफिकिंग का ही, और उन्होंने अपने साइड से इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन जब मैंने अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन जब मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने कहा कि हमें एनजीओ ने सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया था और हमने उसको सुना और वो राइट है। फिर हमने उन औरतों से पूछा
और वो बिल्कुल जो जो हमारे पास जो वॉइस रिकॉर्डिंग है जो वो कह रही है बिल्कुल सेम है। तो मैंने पूछा क्या आपने उनको अकेले में जाके पूछा, बात किया, यू नो, इन एब्सेंस ऑफ द एनजीओ? हो सकता है वो उनके प्रेशर में आके या फिर यू नो फॉर एक्स वाई जेड फेक भी हो सकता है केसेस, यू नेवर नो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी डिटेल्स को मतलब आप ध्यान पे रखना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करने के लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। कुछ साल पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे भी बड़ा जोश था कि अब मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करूंगी, अब मैं ये स्टोरी करूंगी वो स्टोरी करूंगी, पूरा नाम करूंगी। लेकिन विद टाइम आई रियलाइज कितना रिस्क होता है, आपका रिस्क आपके सोर्स का भी रिस्क होता है। सो इसके लिए आपकी मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग एंड स्किल इज थ्री थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड अपार्ट फ्रॉम यू नो योर पैशन फॉर योर मैम सब्जेक्ट। क्योंकि आपने बार बार एक दो बार जिक्र किया कि कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है, बड़ा रिस्क होता है। मैं आपकी लाइफ से पहले जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी, क्योंकि हिंदुस्तान में घर वालों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है बच्चे की जिंदगी में। तो आपको कितना सपोर्ट मिला जब आपने बोला कि ओके मुझे जर्नलिज्म करना है और जर्नलिज्म में भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है? वेल मेरे फादर को नींद नहीं आती थी, उनको बहुत बीपी हाई हो जाता था, उनको बहुत प्रॉब्लम्स रही है। उनको ये लगता है कि उनकी बेटी बचपन से ही मतलब थोड़ी सी है कि यू नो मुझे ये करना है, आई डोंट केयर अबाउट यू नो अगर कोई इफ अगर मेरी फैमिली में कोई गलत हो रहा तो आई नेवर शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग आउट एंड वेरी यू नो ब्लंटली आई यूज्ड टू स्पीक आउट। तो उनको लगता था कि ये कुछ करेगी, ऐसा ही कुछ करेगी। जब मैंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग स्टार्ट किया और ट्रैफिकिंग चूज किया और जब मैं ऐसी ऐसी जगह जाने लगी रिसर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यू नो अपना नाम बदल के, कभी अपना सब कुछ बदल के, यू नो ऐसे जगह पे, तो फादर देख के बहुत एस्टॉनिश्ड हो जाते थे, बहुत शॉक एंड सरप्राइज कि तुम इतना रिस्क लेके करते हो अभी भी, यू नो। उन लोग को बहुत टाइम लगा, स्पेशली माय फादर, टू सिंक इन कि एक तो एक लड़की है, ऊपर से इतना रिस्क होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता है आपको जब आप फील्ड पे जाते हैं। बट दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, बट दे नाउ दे रियलाइज, क्योंकि अब मुझे जैसे मैंने कहा काफी ट्रेनिंग का सपोर्ट है, अब मुझे पता है कि अब प्रॉज एंड कॉन्स है, कैसे करना होता है। एंड देन उनको कभी कॉन्फिडेंस आया कि यू नो ये जोश में जो वो होस्ट देने वाला काम नहीं कर रही है, उसके पास ट्रेनिंग है, तो वो अपना दिमाग लगाती है और उसे कैसे करना है उसको आता है। लेकिन स्टिल उनको रिस्क होता है। जैसे मैं अभी बांग्लादेश गई थी पीछे, उससे पहले मैं गई कश्मीर एंड देन नेपाल, तो उनको बहुत टेंशन हो जाता था। वो सोते नहीं है, हर टाइम फोन करते हैं, फोन आउट ऑफ रीच हो जाता है तो वो एकदम डर जाते हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, सबको फोन करते हैं। माय मदर ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी काम पर्सन, उनको भी टेंशन होती है, लेकिन माय फादर इज लाइक ओ माय गॉड क्या हो गया। जैसे मैं एक ट्रेनिंग की थी म्यांमार में, एंड इट वाज अ प्रॉपर ट्रेनिंग, होटल में थे, कहीं जाना नहीं था, वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं था। एंड माय फादर, बिकॉज वहाँ नेटवर्क का इशू था, तो मेरे फादर ने होटल में फोन कर दिया और उनके फ्रेंड जो है म्यांमार में उनको कॉल कर दिया, वो मुझे ढूंढते हुए होटल आए। तो ऐसा हो जाता है। माय फादर गेट वेरी वरीड, बट यस दे आर वेरी सपोर्टिव। परी जी मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी फैमिली चलिए सपोर्टिव है, आपके आप काम कर पा रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज्यादा लिख रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट की भी जो वुमेन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। आपकी एक स्टोरी में पढ़ रहा था, इन असम वन से विच ऑलवेज ए विच, तो उसके बारे में मतलब वन से विच ऑलवेज ए विच, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं असम के ऊपर ज्यादा लिख नहीं पा रही हूँ, अब मैं लिखूंगी, बिकॉज यू नो बिकॉज आई स्टे आउट ऑफ असम, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मुझे। एंड सिंस एवरी गुड स्टोरी रिक्वायर्स लॉट ऑफ फंडिंग एंड एडिटोरियल सपोर्ट, तो यू नो हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कंट्री में, मीडिया को वो सपोर्ट नहीं मिलता है, तो lack of those support I'm not being able to pursue fully and not being नहीं, able to आपकी do जो enough stories from दो तीन Northeast स्टोरी मैंने as पढ़ी you're थी, supposed to do. उसमें एक तो वन से विच ऑलवेज ए विच काफी अच्छी स्टोरी थी, एक Yes. वुमेन प्रिजन मैटर, आपने ये भी एक स्टोरी काफी अच्छी कवर करी थी। तो मैं इसीलिए So जानना चाहता हूँ कि आप महिलाओं के ऊपर लगातार लिख रही हो, और जब हम बात कर रहे थे तब भी आपने एक बार जिक्र किया था कि एक बार वुमेन रिपोर्टिंग या महिलाओं के ऊपर कैसे रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि महिला रिपोर्टर की तो बात होती है, पर महिलाओं के ऊपर कैसे रिपोर्टिंग होती है हमें उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने स्टोरीज कवर करी थी इनके पीछे का आइडिया क्या था?
उनके पीछे का आइडिया यही था कि हम विमेन्स रिलेटेड स्टोरीज, जेंडर स्पेसिफिक स्टोरीज तो करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जैसे सीजन की तरह होता है। जैसे समर पे कर दिया तो विंटर है तो ठंडा, फिर स्प्रिंग में करेंगे, और फॉलो अप स्टोरीज नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस मुझे काफी, स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरे पास काफी केसेस आने लगे। तो पहले तो मैं ट्रैफिकिंग कर रही थी, लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन जैसे मुझे काफी डोमेस्टिक वायलेंस के केस, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस, विच हंटिंग के केसेस, उसके बाद माइनर रेप केसेस जो इतने बढ़ गए हैं, इतने सारे केसेस आने लगे। तो मुझे लगा कि आई थिंक मैं अब इन पे भी थोड़ा फोकस और हाईलाइट करूँ, क्योंकि ये केसेस मेरे पास आ रही है, और शायद ये उम्मीद से आ रही कि मैं इसको हाईलाइट करूँ तो लोगों को पता चले कहाँ क्या हो रहा है। देन आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिकिंग, कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस और विच हंटिंग और अदर इश्यूज पे मैं लिखूं, और थोड़ी थोड़ी मेरी एफर्ट अब रह रही है कि मैं उनको हाईलाइट करूँ जितना मेरे से हो सकता है। जैसे आपने पूछा कि विच हंटिंग के ऊपर थोड़ा सिनेरियो क्या है, विच हंटिंग असम में अभी भी जगहों पे वो बिलीफ सिस्टम को अभी भी मान के चल रहे कि जो विच क्राफ्ट हम कहते काला जादू, वो लोग अभी भी कुछ बेल्ट से असम में, शायद इसको लोग पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करे, पर ऐसा होता है। अभी भी बहुत ऐसे कॉर्नर है। अभी जैसे देखिए रिसेंटली आई थिंक हमने पढ़ा ही होगा कि किस तरह से औरत का गला काट दिया, और क्योंकि उनके एक गांव में खेती बाड़ी खराब हो रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, उनको लगा कि इसके कारण होता है। तो ये सब जो अंधविश्वास वाले इश्यूज है अभी भी हो रहा है ये, और इसका जो मेन टारगेट है वो औरत ही है। और दो वी हैव अ एक्ट नाउ, असम विच हंटिंग, एंटी विच हंटिंग एक्ट है हमारे पास असम में, पर वो लागू इस तरह से नहीं हो पा रहा कि हम उसको रेगुलेट कर सके। अभी भी काफी एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट एनजीओ इस पे काफी काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने अपने स्टोरी में मेंशन किया था, बर्नाली शर्मा जो है, एंड अनदर मोर पर्सन, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रही। तो ये लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि विच हंटिंग के ऊपर अवेयरनेस, जितना हो सके अवेयरनेस पे बात किया जाए। और इंडियन डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट स्पेशली, पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके एंड एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके गांव में वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विच हंटिंग और जो विच क्राफ्ट है ये अंधविश्वास को तोड़िए, और ये एक साइकोलॉजिकल एक इशू है इस तरह से। तो मैं बस थोड़ी थोड़ी रिपोर्टिंग करके ब्रेक द मिथ। चलिए, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही थी और मेरा सवाल, मैं वही सवाल दोबारा करना चाहता हूँ कि महिलाओं के ऊपर जो रिपोर्टिंग होती है उसका नजरिया बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो आपने मुझे बताया कि देखो बेंगलोर में एक रिपोर्टिंग हुई है जिसमें हुआ है कि एक लड़की अंधेरे में चली गई थी तो इसलिए उसका रेप हो गया। तो आपने इस तरीके की आप मुझसे बात कर रही थी, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि इसमें आपकी थिंकिंग क्या है, रिपोर्टिंग किस जी, तरीके से होनी चाहिए। जैसे देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे कंट्री में। जब भी हम जेंडर बेस्ड वायलेंट इश्यूज को रिपोर्ट करते हैं, मीडिया के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना जरूरी है। और जेंडर बेस्ड वायलेंट इश्यूज में जैसे देखिए, अगर आप रेप सर्वाइवर को आप स्टोरी पे नेम नहीं कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, या तो वो कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती थी, या फिर एनीथिंग, उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके नेबर्स, इनफैक्ट जिस लोकेलिटी में रहती है उसको भी हम मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन विद टाइम हमने देखा है इन चीजों को काफी वायलेट होते हुए। तो निर्भया केस के बाद चीजें थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आ गई है। वी हैव मेनी हैंड बुक्स किस तरह से आप जेंडर बेस्ड वायलेंस को रिपोर्ट करिए कंट्री में। लेकिन आई डोंट थिंक कि एवरी स्टेट इज फॉलोइंग दोस डेकोरम। रीजनल मीडिया की जहां हम बात करें, रिसेंटली अगर एक केस हुआ था, हमें एक माइनर बच्ची के साथ रेप हुआ था सामने, और ये इनफैक्ट न्यूज लॉन्ड्री में भी है ये स्टोरी। और उसमें ये हुआ था कि कुछ 5 लोकल रीजनल जर्नलिस्ट सर्वाइवर के घर जाते हैं और उनको प्रेशराइज करते हैं कि आप हमें स्टेटमेंट दे, हमें कोर्ट दे, हमें इंटरव्यू दे, हम आपको जस्टिस दिलाएंगे। तो वो लोग 2 दिन गए। पहला दिन गए, उसके बाद वो पर्सन, कुछ लड़की जो थी बहुत घबरा गई। वो रिपोर्टर गया, उनको उसने काफी हैरेस किया, फोटो खींचने लगा, वीडियो बनाने लगा। और जो लड़की थी, जो सर्वाइवर थी, वो बहुत गुस्सा हो गई। अपने फैमिली वालों को उसने बोला कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आप लोग तो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। देखिए घर में रिपोर्टर आ गया,
वो अपने घर वालों के ऊपर ही गुस्सा हो गई। एंड सेकेंड अगेन हमने उस पर इमीडिएटली जैसे ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, मैंने असम के जो जर्नलिज्म फोरम है मैंने उनको कांटेक्ट किया, उस रिपोर्टर के एडिटर को भी मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया कि हम ये रिपोर्टिंग नहीं पब्लिश करेंगे, इट्स अनएथिकल। उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया, DY 365 चैनल था, और उन्होंने उस रिपोर्टर की क्लास भी लगाई, जहाँ तक मुझे सुनने में आया। लेकिन वो रिपोर्टर, क्योंकि रीजनल जर्नलिस्ट कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो दो जगह काम करते हैं, 3 मोर देन 1 प्लेटफॉर्म में वो काम करते हैं, तो ये चैनल के अलावा एक न्यूज़पेपर के साथ भी काम करता है, अमर अफम। एंड वो बंदा नेक्स्ट डे 5 और जर्नलिस्ट को, लोकल जर्नलिस्ट को लेके सर्वाइवर के घर में गए, और फिर उनसे कहा कि वही आप हमें बताओ, हम आपको जस्टिस देंगे, आप हमें स्टेटमेंट दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, बताइए। अब इस टाइम क्या हुआ कि जो सर्वाइवर थी, किसी तरह से फैमिली ने उन रिपोर्टर्स को भगाया, वो गए, वो लड़की घर से भाग गई आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि वो लड़की इतना डर गई कि उसको लगा कि मीडिया के पास ये बात चली गई तो अब मेरी कोई इज्जत नहीं, चीज अ माइनर, ओके। और वो लड़की भाग गई, उसका कोई अता पता नहीं था 2 दिन तक। हमने फिर आई एम पार्ट ऑफ NWMI, नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया इन इंडिया है, आई एम स्मॉल मेंबर, तो मैंने उनको ये बात, उनके सामने ये बात रखी कि ऐसे मीडिया ने ऐसे वायलेट किया है और ऐसा इशू हो गया। तो उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया, एंड पुलिस से हमने बात की तो काफी प्रेशर बना, फिर उस रिपोर्टर को भी काफी डांट पड़ी बहुत लोगों से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से एंड पुलिस वालों से। लेकिन वो लड़की का कोई आता पता नहीं था, एंड आफ्टर 2 डेज वो लड़की मिलती है। तो मेरा ये क्वेश्चन था उस टाइम कि रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग स्टोरी के चक्कर में एक लड़की की जिंदगी को वो खतरे में उन्होंने डाल दिया। ये रियलाइजेशन इसलिए नहीं हुआ ताकि शायद उनको फ्री हैंड मिला हुआ है अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से कि आप रिपोर्टर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं खुल के, आप बॉस है, आप दबंग हो, आप गुंडा हो, आपके पास पूरा पावर है, जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, देयर आर डूज एंड डोंट्स। और आई थिंक क्योंकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इन रूल्स के बारे में पता नहीं है कि जैसे सेक्शन 228A of the IPC, it prohibits any media organization or anybody to publish information related to the survivor of rape. और मीडिया के लिए नहीं, सबके लिए ही है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें, थोड़ी डिटेल्स होती है, ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को पता नहीं होती, रिपोर्टर्स को पता नहीं होता, इसलिए भी नहीं पता होता है क्योंकि इनको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, इनके एडिटर्स नहीं बताते हैं। तो ये जो लूप होल्स है, ये जो छोटी छोटी लूप होल्स है, ये छोटी छोटी बातें नहीं, ये किसी की जान ले सकती है। अगर वो लड़की मानो हमें जीवित नहीं मिलती, माँ बाप जो अपनी बेटी को खोते तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? तो यही चीज है कि जहाँ जेंडर रिलेटेड इश्यूज कवर करने की बात होती है हमारे इंडिया में, वो रेप हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो, फिर एनी इशू रिलेटेड टू जेंडर बेस्ड, जेंडर स्पेसिफिक, वहां पर मीडिया बहुत जो सेंसिटिव मैटर्स को ध्यान पे नहीं रखती है बिल्कुल। और जैसे बेंगलोर का इशू, मैम हम एक महिला रिपोर्टिंग से दूसरी महिला के ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई है उस पर आते हैं, जो बिल्कुल आजकल का ही केस है जो रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ। उसको किस तरीके की रिपोर्टिंग मानते हो? कुछ लोग बोलते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी है उसमें। बिल्कुल नहीं, वो कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वो होता है जहाँ पर ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, हम बता रहे हैं यहाँ पर जा रहे हैं, वो वहां पर छुपे हुए हैं, वो वहां पर छुपे हुए। तो और जो आखिरी दिन आपने भी देखा जब वो कोर्ट आ रही थी तो उसको गिद्ध की तरह कैसे सभी पत्रकारों ने घेर लिया था, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो भी तो एक किस्म की हैरेसमेंट होगी। वो हैरेसमेंट ही है, वो जर्नलिज्म थोड़ी है। वो जर्नलिज्म नहीं, वो सर्कस है। वो मुझे तो खुद मतलब हंसी आती है कि अपने को जर्नलिस्ट कैसे बोल लेते, उनको रात को नींद कैसे आती है इतना किसको हैरेस करके। क्या वो ये हैरेस अपने ऊपर ले पाते? क्योंकि जर्नलिस्ट भी इंसान ही होता है ना। तो क्या अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना घटे तो क्या वो ये टॉलरेट कर पाएंगे? ये मेंटल हैरेसमेंट, ये फिजिकल हैरेसमेंट जो होता है, क्या ये हर आफ्टर द ह्यूमन बीइंग्स सबके इमोशंस होते हैं। जर्नलिस्ट आल्सो हैव हार्ट एंड इमोशंस। क्या वो ये अपने आप को वहाँ सोच उस पर्सन की स्पेस पे रख के सोचते क्यों नहीं है? रिया चक्रवर्ती के केस में देखिए ना, जैसे मैंने कहा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वर्ड को उन्होंने ऐसे मजाक की तरह उन्होंने ऐसे यूज किया है जैसे कोई मतलब
आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज हियर, वो कैसे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म हुआ? Because you want TRP. This media publications are, these news channels are, mainstream channels are, are publicity hungry platform, और कुछ नहीं है. जितना TRP के बढ़ेगा उनको उससे फायदा है, वो उनको इंसान की इमोशन तो दिख नहीं रही है. मैं ये नहीं कह रही कि who is the culprit, मैं रिया को सपोर्ट नहीं करती इस केस में, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और जो आई बिलीव इन लॉ सिस्टम, और एंड आई एम मैं देखना चाहती हूँ जो इन्वेस्टिगेटिव, जो कंसर्न, जो अथॉरिटीज है, जो जिनको ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए वो कर रहे हैं. आई डोंट थिंक मीडिया, ये तो मीडिया ट्रायल कर रही है. मीडिया ट्रायल के प्रेशर में कभी कभी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, ऐसी फैसले हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए. एंड आई थिंक रिया चक्रवर्ती के केस में यही हो रहा है कि मीडिया प्रेशर, मीडिया ट्रायल के वजह से ही unnecessary elements are being being dig out and even added to it. एंड उसके साथ जो इतनी देखो इतनी स्लट शेमिंग हुई है, वो काला जादू करती है, वो बंगाली है तो ये है, वो एक बॉयफ्रेंड को संभाल नहीं पाई, दिस एंड दैट, इतना स्लट शेमिंग. एंड डिसाइड्स मैन तो पेट्रियार्कल सोसाइटी रहा है हमारा कंट्री, तो हमेशा वो एब्यूज करते हैं, उनको हक लगता है, लेकिन वीमेन आर आल्सो पार्ट ऑफ इट, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग. मैं डे एंड नाइट में आर्ग्यू करके थक गई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कि आप किस तरह से एक औरत होके, पढ़ी लिखी औरत होके, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आप किसी औरत को इतना स्लट शेम कैसे कर सकते हो, विलीफाई कैसे कर सकते हो? जैसे एक मेरी फ्रेंड सर्कल, नॉट माय फ्रेंड सर्कल, मतलब मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक पर्सन है, शी इज अ लेडी, एंड शी पॉइंटेड आउट, आई लाइक टू मेंशन दिस व्हाई this particular incident, because it's important. The human, everyone has rights, and even the criminal of country anywhere of the world, everyone has their basic rights. So this lady, उन्होंने कहा कि shame on you, शिवानी दांडेकर, आई थिंक शिवानी दांडेकर मॉडल है जिन्होंने सपोर्ट किया था रिया चक्रवर्ती के केस पे, एंड उन्होंने कहा कि shame on you, आप एक तुम्हें शर्म नहीं, तुमने एक शादीशुदा आदमी, मतलब फरहान अख्तर के साथ रिलेशनशिप रखा, यू शेमलेस वुमन, तुम होम ब्रेकर करके ऐसे कमेंट किया. सो आई वाज लाइक कि डूड, अगर कोई मैन या वुमन डिवोर्स्ड है या विडो है या सेपरेटेड है, या डजंट ही और शी हैज द राइट टू मूव ऑन, गेट मैरिड अगेन, एंड what makes her think or person like her think कि हम, आप एक विडो या डिवोर्सी को, आप उनको, अगर उनके साथ रिलेशनशिप रखते हो तो आपका कैरेक्टर खराब हो जाता है. मतलब आपकी जो सोच है कितनी पीछे है, बैकवर्ड चल रही है, आपके एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है. तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि मतलब मेल तो करते ही है असॉल्ट, ये रहा है, लेकिन फीमेल भी कम नहीं है. It's very surprising. Women myself, I'm seeing this trend happening. Women vilifying other women. I mean, it's very sad. तो मुझे ये बताइए, हम दोबारा आते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर. तो आप एक महिला होते हुए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आई है, तो किस तरीके की परेशानी आपको इसमें झेलनी पड़ती है? I think एक महिला होते हुए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आई है. I don't think investigative journalism is meant for men. नहीं, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, आपको ये ना लगे कि मैं जेंडर इनइक्वालिटी कर रहा हूं यहाँ पर, कि आदमियों को आसानी होती है, क्योंकि आपने भी जैसे बोला कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है हिंदुस्तान की, तो खासकर जब आप पिछड़े इलाकों में जाते हो या वो इलाके जो ज्यादा डेवलप नहीं इलाकों में जाते हो, तो वहां पर एक महिला रिपोर्टिंग करते हुए उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है. तो मैं उस सिलसिले में आपसे पूछ रहा हूँ. सो एक औरत को, आई थिंक फीमेल को कंपेयर टू मेल जर्नलिस्ट काफी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि वीमेन जो है बहुत इजी टारगेट होती है सोसाइटी के लिए, और ऑफलाइन या ऑनलाइन उनको काफी हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है. जो सबसे ज्यादा क्रूशियल अटैक होता है, कॉमन अटैक, वो सेक्सुअल अटैक होता है हर बार. और आप जैसे मैं हर बार रिपोर्टिंग पे जाती हूँ, तो मैं हर बार ये सोचती हूँ कि यार मेरे से कुछ हो ना जाए गलत, मुझे कोई उठा के ना ले जाए यहाँ से, या फिर मुझे कुछ मैं और लड़की को देख के कोई
अकेली हूँ। जैसे मैं जितनी बार भी गई हूँ अलग अलग जगहों पर, सबने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली माय ड्राइवर्स जिनको मैं एक टीम टाइम के लिए हायर करती हूँ अपने साथ जो चलने के लिए, तो वो मुझे एक ही चीज पूछता है, आप अकेली कैसे आ गए, आपके साथ और कोई टीम क्यों नहीं है, आपको डर नहीं लगता? तो डर लगता है, ऑफकोर्स लगता है, लेकिन हमारे कंट्री में इतना सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं कि आप कि एक फीमेल जर्नलिस्ट अगर रिपोर्टिंग के लिए जा रही है तो उनके साथ भी कोई टीम होना चाहिए, या फिर इतनी फंड ही नहीं है, या फिर फंड करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। जितना सपोर्ट हमें मिलना चाहिए हमें नहीं मिलता। बोथ मेन एंड वुमेन आर एट एट द स्टेक, बोथ आर एट रिस्क। यहाँ फीमेल भी मेल भी दोनों ही रिस्क है, लेकिन फीमेल का ज्यादा होता है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इजी टारगेट है, फीमेल है तो रिपोर्टिंग करने के लिए आगे जर्नलिस्ट है। और जैसे मैंने एक इम्प्रेशन मैंने एक भी देखा है, मतलब स्पेशली मेल में, जो वो मुझे इस तरह से पूछते हैं कि मतलब अगर मैं एक लड़की हूँ, अकेले ट्रेवल करके XYZ जगह जा रही हूँ, रिमोट एरिया जहाँ कोई नहीं जाता है, मैं वहां जा रही हूँ, मैं वहां घूम रही हूँ, मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो उनको लगता है कि शी इज वेरी ओपन एंड शी इज easy to go around। और वो काफी सेक्सुअल एडवांसेस के लिए भी काफी इनडायरेक्टली वो पूछने की कोशिश करते हैं कि मे बी शी इज वेरी ओपन, शी वुड बी कंफर्टेबल विद एवरी नॉनसेंस। वो ये भी हर टाइम मैंने ये देखा, ये एक कॉमन माइंडसेट रहा है। अगर लड़की अकेले जा रही रिपोर्टिंग करने तो वो तो एक तो बोल्ड भी है और काफी ओपन भी है और काफी इजी टारगेट है। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन वी डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम इन द कंट्री। क्या करेंगे? ठीक है परी जी, मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैं खिलाफ नहीं हूँ मैन और वुमेन रिपोर्टिंग के। मैं चाहता हूं कि अभी तक मेरे रिपोर्टिंग विद रिपोर्टर्स जितने भी एपिसोड हुए हैं, उसको आप लगा लीजिए कि किस्मत हमारी इतनी अच्छी रही है या हमारा लक इतना अच्छा रहा है कि उसमें अभी तक सभी महिलाएं ही आई हैं और सभी महिलाओं ने ही बात करी है। मैं आपको अलग से दाद इसलिए दूंगा कि आप ऐसे फील्ड में हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मैंने अभी तक इतना अच्छा जर्नलिज्म करते हुए इतनी कम उम्र में किसी को नहीं देखा था। तो शायद मेरे एडिटर साहब गुस्सा करेंगे कि आप ऐसे किसी के फैन नहीं बन सकते रिपोर्टर होते हुए, पर मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपके आर्टिकल्स मैं जरूर शेयर करूंगा, अपने लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारे जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं। ये हमारा पहला भाग था परी जी के साथ। इस भाग में हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करी। इस भाग में हमने हमने बात करी कि एक महिला होते हुए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। वुमेन रिपोर्टिंग के ऊपर बात करी कि किस तरीके से होनी चाहिए। जो हमारा भाग 2 आने वाला है उसमें परी जी की एक रिपोर्ट आएगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, जो कि शायद अगले हफ्ते तक हम रिकॉर्ड कर लें दोबारा। तो उसके ऊपर वो रहेगा, उसके ऊपर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो परी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर।